चलिए भाई, एक तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा इश्यू आ गया था कि ये जो डाउट था बच्चे का डिस्क का, इसमें साउंड नहीं आई, तो मैं एक बार री एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। एंड आज की क्लास में हम देखेंगे, एक तो हमने टॉर्क पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया। अब इस चैप्टर का रोटेशनल मोशन का एक मेजर हिस्सा एंगुलर मोमेंटम और मैकेनिकल या रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा सा सीखेंगे और कपल फोर्स सीखेंगे इस क्लास में, है ना। तो देखिए, पहले इसको देखते हैं बेटा। ये सवाल था कि ये डिस्क है, ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, सही। और यहाँ से इस रोड, ये रोड है जिसका मास है m, लेंथ है l, यूनिफॉर्म रोड है। इस रोड का जो सेंटर है और इस डिस्क का जो सेंटर है, इसमें सेपरेशन है a। हमें पूछा गया था इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो तरीके से करेंगे हम इसको, और दूसरे तरीके से ये आपको करना है। मैं बस कुछ सिखाने के लिए ये करवा रहा था ये सवाल, तो वो समझा देता हूँ बेटा। तो जनरली काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनली हम क्या कहते हैं, सॉरी, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, सही। अब तुम कहोगे कि सर ये इस एक्सिस के अबाउट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तुमने कहा हर पॉइंट पे वेलोसिटी होती है आर ओमेगा। आर मतलब जिस एक्सिस से रोटेशन हो रहा है वो दूरी। अब इस एंड का तो दूरी का पास है, इसका बहुत दूर है, इसका कुछ बीच में है। तो इसका मतलब इसकी इस रोड की वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग है। हर पॉइंट पे अलग अलग है तो मैं पूरी जनरल सोल्व नहीं कर पाऊंगा, मेरे को एक छोटा सा एलिमेंट उठाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से x दूरी पे गया और एक कट लगाया, फिर x प्लस डी पे गया, एक और कट लगाया, और उस dx विड्थ के एलिमेंट की वेलोसिटी लेट से v है, सही। इसकी वेलोसिटी, एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा x। क्लियर, ठीक है सर। इसकी वेलोसिटी ओमेगा x है, इसका मास कितना होगा, dm, छोटा सा मास, वो होगा m/l इंटू dx। तो इस छोटे से एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी होगी छोटी सी, दैट इज हाफ dm इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, सॉरी, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर होती है नहीं। हाफ व्हाट इज dm, m/l dx, व्हाट इज v, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तुमने कहा हाफ m/l ओमेगा स्क्वायर भार x स्क्वायर dx इज छोटी सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट। मुझे पूरी काइनेटिक चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। हाफ m/l ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर। सर इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे बेटा, ये इसका मिड पॉइंट है, दिस वन इज मिड पॉइंट, ये। तो ये दूरी हो जाएगी l/2 एंड ये दूरी हो जाएगी l/2। आई थिंक मेरे बच्चे कह रहे होंगे कि a माइनस l/2 मतलब ये से a प्लस l/2, मतलब यहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए, a माइनस l/2 से a प्लस l/2। तो इधर तो हो गई फुल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m/l ओमेगा स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 बाहर। अपर लिमिट a प्लस l/2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट a माइनस l/2 का क्यूब। क्यूब तुम ओपन कर लोगे, बिल्कुल। हाफ m/l ओमेगा स्क्वायर बाई 3, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, ये कितना हो गया बेटा, a क्यूब प्लस, सॉरी, माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। क्या लिख सकते हो इसको, हाफ m/l ओमेगा स्क्वायर बाई 3 माइनस, ओपन होगा ब्रैकेट, छोटे वाला ब्रैकेट जब ओपन होगा बेटा, ये वाला ब्रैकेट, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो a क्यूब चला जाएगा और ये चला जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा, 2l क्यूब बाई 8, दैट इज l क्यूब बाई 4 बच जाएगा। एंड इधर कितना बच जाएगा, 336 a स्क्वायर l/2, दैट इज 3a स्क्वायर l बच जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर बाई 6, l अंदर गया तो l स्क्वायर बाई 4 प्लस l अंदर गया तो 3a स्क्वायर, ये आ गया बेटा। ये आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई
m एल स्क्वेयर बाई 24 प्लस 6 नीचे जाएगा ए स्क्वेयर बाई 2 ओमेगा स्क्वेयर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड। ये मैंने ट्रांसलेशनल मोशन वाला फॉर्मूला यूज करके और जनरल जो लीनियर काइनेटिक हम लिखते हैं वो हमने लिख के सोल्व किया है। अब रोटेशनल काइनेटिक होती है, वो होती है हाफ एक्सिस के अबाउट रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट है उसी की ओमेगा का स्क्वायर, ये डिराइव कर रखा है हमने। तो तुमने कहा कि सर देखो ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है जिस रोड का, ये रोड है बेटा, इस रोड का सेंटर है ये दूरी दे रखी है ए। इस रोड को देखो, इस रोड का सेंटर ये है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी सेंटर पे लाई करेगा भाई, यूनिफॉर्म रोड सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ये एक्सिस तुम्हारी तरफ से आकर के अंदर जाती हुई एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोड का ml स्क्वायर बाई 12। अब तुमने कहा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो हमने पढ़ी थी सर, उसमें किसी रिजिड बॉडी, इस केस में वो रिजिड बॉडी रोड है, किसी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे कुछ दूरी पे, r दूरी पे अगर कोई दूसरी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr स्क्वायर, इसका मास इनटू ये दूरी। सर इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml स्क्वायर बाई r बाई 12, और ये दूरी कितनी है a, और इस एक्सिस के अबाउट लिखना था, तो इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर। सर ये कहाँ से लिख दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये भी ml स्क्वायर बाई 24 एंड a स्क्वायर बाई 2 आ गई। सही है, सही है, इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो भूल ही गया। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई थी और ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनल आंसर सेम आया। इस बात का मतलब ये हुआ कि लीनियर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग अलग नहीं है, एक ही है, बस बोलने का, लिखने का, समझने का और चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो रोटेशनली हमने जल्दी सोल्व आउट किया, काइनेटिक ट्रांसलेशनली हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ी। तो रोटेशन से कुछ चीज़ें आसान भी होती है। तो आगे से तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें तो यही करना है बेटा। ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मेरे बच्चों को कि काइनेटिक एनर्जी अलग अलग नहीं है कि सर ट्रांसलेशनल की अलग काइनेटिक होती है, रोटेशनल वो एक ही चीज़ है, जैसे मोमेंटम भी एक ही चीज़ है, बस वो एंगुलरली डिस्क्राइब करेंगे और वो उधर ऐसे। सही है, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। ये तो कल जो वीडियो डाली थी उसमें बेटा साउंड नहीं आई, तो मैंने री एक्सप्लेन कर दिया। चल देखिए, चलिए बेटा, हमारा टॉपिक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम सारे क्लासेस रेगुलरली आप देखते रहोगे तो आपको धीरे धीरे टॉपिक जुड़ते नजर आएंगे, डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे भाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है नेट फोर्स जीरो, तो यहाँ होगा नेट टॉर्क जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का नेट टॉर्क जीरो है, दैट मीन्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। नेट टॉर्क जीरो, दैट मीन्स अल्फा क्या है, जीरो। सही। अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो उधर नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। ये तीन बातें उधर से। अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये दोनों चीज पाई जाती है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो ऑब्वियस है पाई जाएंगी, तो उसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिक्स की बातें हैं, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पे है कोई ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स उसका नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट पे, तो उसमें नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। सही है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ में आई कि नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो।
तो अगर किसी सवाल में ऐसे मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पे हो या इक्विलिब्रियम पे हो, रेस्ट पे हो, रोटेशनल के सवाल, तो वहाँ हमें कुछ हेल्प करेंगी ये बातें, और हम देखते हैं धीरे धीरे इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट डाउन इट। चलिए बेटा, एक सवाल की मदद से इस चीज़ को हम समझेंगे। सवाल क्या है वो देखते हैं कि एक लड़की है बेटा, ठीक, ऐसे एक और लड़की है ऐसे, ये खड़ी, इनके सिर पे एक प्लैंक रखा हुआ है बेटा, इस तरह से कुछ एक फट्टा रखा हुआ है प्लैंक, ठीक है। इस प्लैंक का मास है 5 kg, ऐसे सिर पे रखा हुआ है। इस अगली बच्ची से L/3 दूरी पे रखा हुआ है, एंड सही है, इसकी लेंथ है L, ठीक, इस प्लैंक की लेंथ है L, और इस बच्ची जो पीछे वाली बच्ची है, बच्ची B, इसको कह दो बच्ची A। बच्ची B से L/3 दूरी पे ही एक और मास रखा हुआ फट्टे के ऊपर, और इसकी वैल्यू है बेटा 10 kg। सही सही है। अब कह रहा है कि सिस्टम है रेस्ट पे, पूरा का पूरा सिस्टम किस पे है, रेस्ट पे। सिस्टम इज एट रेस्ट बेटा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेस। कह रहा है फाइंड नॉर्मल फोर्सेस अप्लाइड बाय द गर्ल्स ऑन द प्लैंक। ऑब्वियस है, सिर पे फट्टा रखा हुआ है तो सिर ने प्लैंक के ऊपर ऐसे एक नॉर्मल लगाया हुआ। वो कह रहा है कि ये नॉर्मल फाइंड आउट करके दीजिए मुझे। सही, चलो मैं एक बार FBD ड्रॉ करता हूँ इस प्लैंक की। ये प्लैंक है, ठीक, L लेंथ का, तो इस पे एक फोर्स तो इसका नॉर्मल लग रहा होगा, इस बच्ची A का, वो लग रहा होगा ऐसे, नॉर्मल बाय बच्ची A। एक नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा, नॉर्मल बाय बच्ची B। इसके सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे, अगर इसकी लेंथ L है तो बेटा ये सेंटर मान लो, दिस इज L/2 एंड दिस कंप्लीट इज L/2। सही है। यहाँ पे इस प्लैंक का मैं वेट दिखा सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास यहाँ लग करेगा तो वेट ऐसे, और कोई फोर्स है सर, ये 10 किलो का वेट जो लग रहा होगा वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। FBD किसी बनाई है मैंने, प्लैंक की। कहाँ लग रहा है सर, इस बच्ची B से L/3 दूरी पे जो प्लैंक रखा हुआ है, प्लैंक के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, उसका भी mg नीचे लगेगा। चलो इसके mg को मैं लिख सकता हूँ 50 न्यूटन, और इसके mg को मैं लिख सकता हूँ 100 न्यूटन। बढ़िया बेटा, अगर ये दूरी L/3 है तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, L/2 माइनस L/3, दैट इज 3L माइनस 12/6, दैट इज L/6। तो ये दूरी हो जाएगी बेटा L/6। ये दूरी कितनी दे रखी है बेटा, L/3, तो ये दूरी फिर से कितनी हो जाएगी बेटा, L/6। सारी दूरियां लिख ली। अब सुनना कि ये सिस्टम रेस्ट पे है, कोई कहीं नहीं जा रहा, खड़े रहे बच्चे, बढ़िया। तो कुछ खड़े हैं, इसका मतलब टॉर्क भी जीरो होगा और नेट फोर्स भी जीरो होगा। सर टॉर्क किसके अबाउट, टॉर्क जीरो है तो किस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क लिखना चाहिए। बेटा मैंने हिंज के अबाउट सिखा रखा है तुम्हें। सर हिंज कहाँ है, अरे भाई देखो सुनो, सारे हिंज का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट सर के ना जिस पॉइंट पे हिंज होती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सिर वाले भी, इस वाला भी, इस वाले भी, और जो भी पॉइंट यहाँ लाई कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स पे हिंज सिचुएशन ही तो है। ये सारे पॉइंट्स कहीं जा ही नहीं रहे, कहीं नहीं जा रहे, मतलब रेस्ट पे है, मतलब हिंज्ड है, एक तरह से हिंज्ड है। जैसे इसी सवाल को अगर मैं ऐसे प्लैंक कटा करके ऊपर से 2 रस्सियों से बांध दूँ, तो जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, अगर ये रेस्ट पे है तो जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है जिस एंड्स पे, वो भी हिंज्ड है, और जो बाकी सारे पॉइंट है वो भी कहीं नहीं जा रहे, वो सारे ही हिंज की तरह बिहेव कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे। तुम, मेरे कहने का अर्थ है, तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हो। तुम चूज कौन सा करोगे पॉइंट टॉर्क के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हो। तुम कहोगे सर मान लो यहाँ कोई पॉइंट मान लिया मैंने, इस पॉइंट से मैं टॉर्क लिखूँ इस सारे का, तो इन सभी का कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा। जैसे इस नॉर्मल का टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क आएगा, 50 न्यूटन का टॉर्क आएगा, इस नॉर्मल का टॉर्क आएगा, और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो सभी का सम जीरो होगा। ठीक है, ठीक है।
लेकिन कोई बच्चा कह रहा है सर इनमें से किसी भी एक फोर्स से मान लो सॉरी भाई, इनमें से किसी भी एक फोर्स से मान लो, किस फोर्स से मान लो, क्योंकि जिस भी फोर्स से तुम मानोगे उस फोर्स की एक्सिस तो उसी से पास हो जाएगी, तो उसका टॉर्क तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो कुछ एलिमिनेशन पहले हो जाएगा। तो मैं जो पॉइंट चूज कर रहा हूँ वो पॉइंट चूज कर रहा हूँ, ये x कह दो, इसको y कह दो, इसको z कह दो, इसको p कह दो, p कह दो, q कह दो, सही है। ये 4 पॉइंट्स है। इन 4 पॉइंट्स के अबाउट लिखने से कम एक फोर्स का टॉर्क तो सीधा ही जीरो हो जाता है, सही। तो मेरे को टॉर्क लिखने में आसानी रहेगी। लेकिन सर नेट फोर्स भी जीरो है, तो पहले अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो मैं एक इक्वेशन तो ये लिख सकता हूँ कि अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब नीचे के फोर्स बराबर ऊपर के फोर्स, दाएं के बराबर बाएं के, सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो तुमने कहा नीचे की तरफ है 150 न्यूटन 150 और ऊपर की तरफ है NB प्लस NA। एक इक्वेशन तो यही आ गई सर। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से लिख लूंगा बेटा, मैं टॉर्क से लिख लूंगा। कहाँ से लिख लूंगा, टॉर्क से लिख लूंगा। सर टॉर्क से दूसरी इक्वेशन कैसे लिखोगे, मैं बताता हूँ भाई। नेट टॉर्क है जीरो, नेट टॉर्क है जीरो, तो अगर मैं अबाउट पॉइंट x लिख रहा हूँ, अबाउट पॉइंट x, इस पॉइंट x के अबाउट मैं टॉर्क लिख रहा हूँ, मतलब इस एक्सिस x एक्सिस से जो x पॉइंट से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट टॉर्क। तो नॉर्मल का टॉर्क कैसे आना चाहिए था, जीरो आएगा। कौन सी का, बी बच्ची का। तो एक तो आया जीरो। फिर ये जो 100 न्यूटन का टॉर्क है ये कैसे आएगा, ऐसे, इस तरफ ऐसे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। कितना आएगा, 100 इंटू परपेंडिकुलर दूरी, स्क्यू लाइंस, याद है ना बेटा। ये दूरी कितनी है इन दोनों में, L/3। सर इन दोनों को सम कर दो, सम कर दिया। सर ये टॉर्क पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेटा एक क्लॉकवाइज आएगा, कोई टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव टॉर्क कह देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव टॉर्क कह देता हूँ। तुमने कहा सर 50 न्यूटन का भी क्लॉकवाइज ही आएगा इसके अबाउट, तो 50 का कितना आएगा, 50 इंटू ये दूरी, स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी, ये एक्सिस और ये दूरी कितनी है, L/2, सही है। प्लस नॉर्मल अबाउट x बाई नॉर्मल ऑफ बच्ची A, टॉर्क अबाउट x, नॉर्मल ऑफ बच्ची A कितना होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज होगा और कितना होगा, दिस फोर्स इनटू ये दूरी कितनी होगी भाई, L/3 प्लस L/6 प्लस L/6, 2L/3 L/6 L/6 कितना हो जाएगा, 2L/6 दैट इज L/3 एंड L/3 प्लस L/3 क्या हो जाएगा, 2L/3। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2L/3, सही है। कैलकुलेशंस तुम चेक कर लोगे। तो ये हो जाएगा टॉर्क NA 2L/3। लेकिन सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका माइनस, सही है। सभी का सम क्या होगा, जीरो। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो, अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो ये क्या आ गया, 100 L/3 प्लस 50 L/2 इज इक्वल्स टू NA 2L/3। हमने थोड़ा टाइम लगा करके लिखा है बेटा इसको, तुम क्या लिखोगे आगे से भाई, जब नेट टॉर्क जीरो ही होना है रेस्ट पे होने की वजह से, तो जितने टॉर्क एक तरफ उतने टॉर्क जो दूसरी तरफ जो टॉर्क होंगे वो बराबर होंगे। जैसे नीचे के फोर्सेस बराबर ऊपर के फोर्सेस हुए, सिमिलरली क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होंगे, तभी तो क्या होगा, नेट टॉर्क, तभी तो जीरो होगा बेटा, तभी तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। ठीक है, चलो बढ़िया। तो आगे से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सारे टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सारे टॉर्क, सही। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज का एक का ही आया, दूसरे का तो क्या हो गया था बेटा, जीरो हो गया था, दूसरे का क्या हो गया था, जीरो हो गया था। अब देखो आगे, चलो इसको देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2, L तो गई, तो ये बच गया 100/3 प्लस 50/2 इज NA 2/3, मेरे हिसाब से इंटू 2 और इंटू 3/6, ये बच जाएगा इधर। तो ये होगा 200 प्लस 150 350/6 NA 2/3। तो NA कितना आ गया बेटा, NA आ गया 350 इंटू 3/2 अपॉन 6, 3 2 6, 2 पे कितने पे जाएगा बेटा, 17, 34 1 5, 175/2। दिस इज नॉर्मल अप्लाइड बाई बच्ची A ऑन द प्लैंक।
नॉर्मल बाई बी, सर ए को उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे, कितना आएगा 150 माइनस 175/2, दैट इज 300 माइनस 175/2। तो नॉर्मल बाई बी कितना आएगा बच्चों 200 और 125/2। नॉर्मल बाई बी कितना आएगा 125/2। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अगर सिचुएशन है तो नेट फोर्स जीरो कर दो और नेट टॉर्क जीरो कर दो। इसको हम डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं भाई, लेफ्ट के फोर्स बराबर राइट के फोर्स, ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स, और रेडियल टेंजेंशियल के वो अगर उस डायरेक्शन में है तो उसके भी फोर्स बराबर। सिमिलरली टॉर्क, एक तरफ के टॉर्क बराबर दूसरी तरफ के टॉर्क, ठीक है। तो बस टॉर्क को लगाना सिखाया, यहाँ मैंने पूरा लिखा है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सर क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सही। कोई बच्चा कहते सर पॉइंट वाई के अबाउट लिखो, तो मैं पॉइंट वाई से चेक कर सकते हो, सिमिलरली पॉइंट जेड से चेक कर सकते हो। नॉर्मल्स की वैल्यू तो यही है, लेकिन चेक कैसे करना है वो ध्यान रखना। जैसे पॉइंट वाई से लिखोगे, पॉइंट वाई से लिखोगे तो एन बी का एक टॉर्क आएगा, एन बी का आएगा भाई नेट फोर्स, ये तो इक्वेशन सेम रहेगी, नीचे फोर्स बराबर ऊपर के फोर्स। टॉर्क की कहानी बदल जाएगी। पॉइंट वाई के अबाउट क्या होगा कि एन बी का एक टॉर्क आएगा, 100 न्यूटन का टॉर्क नहीं आएगा, 50 का एक टॉर्क आएगा, एन ए का टॉर्क आएगा। दूसरी चीज ध्यान क्या रखनी है, इनके बीच की दूरियां। भाई एन बी का टॉर्क आएगा वो L/3 दूरी है, जेड मतलब 50 का जो टॉर्क आएगा तो ये दूरी बच गई, ये दूरी कितनी है L/6, और एन ए का टॉर्क आएगा वो कितना आएगा एन ए इंटू ये दूरी कितनी है L/6 प्लस L/6। समझ भाई बात। तो इससे निकालोगे तो भी आ सकता आंसर, जेड से निकालोगे तो भी आ जाएगा आंसर। और कोई पॉइंट मान लो यहाँ से 20 सेंटीमीटर इधर मान लिया तुमने, 20 सेंटीमीटर इधर, यहाँ पे लेट से कोई पॉइंट मान लिया तुमने V, सही है। तो इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकालोगे तो भी जीरो आएगा, होना जीरो ही चाहिए अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो तुम्हें सभी टॉर्क लिखने और जीरो कर देने हैं, या तुम्हें क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिख लेना है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से देखो इसका टॉर्क आएगा ऐसे, इसका टॉर्क आएगा, दूरी देख लेना बेटा, बस मैथमेटिकली दूरी चेक कर लेना। तो तुम बाकी पॉइंट से ट्राई करना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, और चेक करना तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चल आपको समझ में आया होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का यूज़ करके हमने बस सिर्फ नेट टॉर्क जीरो लिख के आंसर निकालने, एक फोर्सेज निकालना शुरू किया है। चलो और सवाल करते हैं इस पर। देखो बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल एक लेडर है बेटा, और वो एक स्मूथ वॉल के सहारे लगाई हुई है। एक लेडर है, वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल स्मूथ वॉल है, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल बहुत ज़्यादा रफ वॉल है, हॉरिजॉन्टल फर्श कर लो, हॉरिजॉन्टल फ्लोर कर लो, इनफ रफ सरफेस, ठीक। और यहाँ कोई एक लैडर लगी हुई है, लैडर यूनिफॉर्म है, लैडर का मास है m और लैडर का लेंथ है l, यूनिफॉर्म लैडर है यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कुछ गिवन है नहीं। फाइंड ऑल अननोन फोर्सेज ऑन इट, फाइंड ऑल अननोन फोर्सेज, ठीक। ये सवाल है। तुमने कहा पहले फोर्सेज कौन कौन से होंगे वो देखते हैं सर ये स्मूथ वॉल है, ठीक है बेटा। इस लेंथ L तो मैं बीच में बिल्कुल L/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास इमेजिन कर सकता हूँ, और वहाँ पे क्या लग रहा होगा बेटा इसका वेट। इस वेट की वजह से क्या होगा बेटा, ये रोड नीचे आएगी, ये रोड नीचे आएगी तो ये वाला पैर, इस लैडर का, रोड नहीं है लैडर है सॉरी, इस लैडर का ये वाला पैर ऐसे सरकेगा, देखो ऐसे है रोड तो ऐसे आएगी, तो ये वाला पैर आगे सरकना चाहेगा, आगे सरकना चाहेगा, लेकिन इनफ रफ होने की वजह से सरक नहीं पाएगा, पता है ना तुम्हें। इनफ रफ होने की वजह से ये आगे नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा मतलब ये पॉइंट एज ए हिंज बिहेव कर जाएगा, सरकने नहीं देगा इसको, तो मतलब पीछे की तरफ एक स्टैटिक आ जाएगा। इनफ रफ का मतलब समझ में आया। और इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा तो इधर एक नॉर्मल आ जाएगा बेटा, इसको मैं N1 कह रहा हूँ। यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल आएगा। एक सवाल किया था जिसमें एक ही कांटेक्ट था, एक रोड का सवाल किया था हमने शायद किसी क्लास में, चेक कर लेना। अच्छा ये एंगल दे रखा है थीटा, थीटा एंगल पर रखी हुई है, नहीं दे रखा तो मान लो। सभी अननोन फोर्स बताने हैं, मतलब मेरे को N1 N2 और Fs की वैल्यू बतानी है, ठीक। mg तो नोन हो गया ना, m दे रखा है तो। चलो
कैसे बताओगे सर ये, हाँ ओहो, ये पूरी की पूरी लैडर रेस्ट पे है बेटा, ठीक, इक्विलिब्रियम सोल्व कर रहे हैं ना, तो इस सवाल में पूरी लैडर रेस्ट पे है, होनी भी थी, अब होगी ना, नहीं गिवन था तो मैंने बता दिया कि इनफ रफ होने की वजह से सरक नहीं पाएगी तो नीचे नहीं आएगी, ऊपर वैसे नहीं जा रही, तो क्या हो गया, रेस्ट पे हो गई, तो इक्विलिब्रियम तैयार हो गया, तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स होगा कि ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स, लेफ्ट के फोर्स बराबर राइट के फोर्स, या नेट फोर्स जीरो का मतलब तुम्हें न्यूटन लॉ लिख के आता होगा, ठीक। तो ऊपर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है N1 यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन N1, और वर्टिकल डायरेक्शन में दूसरा फोर्स क्या है mg, वो नीचे की तरफ है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, तुमने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर N2 और Fs, तो N2 बराबर Fs होने चाहिए। सर दोनों एक तरफ होते तो जुड़ते और फिर किसी और के साथ बैलेंस होते, यहाँ एक इधर है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मेरे को N1 की वैल्यू तो मिल ही गई, डायरेक्ट मिल गई, मेरा एम है N2 निकालना। N2 कैसे निकालूँ सर, तो तुमने कहा कि सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, टॉर्क भी लिख सकते हैं अब तो हम, भाई नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। नेट टॉर्क जीरो कहाँ से लिखूँ सर, टॉर्क किस पॉइंट से लिखूँ, बहुत सारे पॉइंट है, मैं कहीं से भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा ना कि वहाँ से लिख जहाँ से आसान पड़े तेरे को, और कहाँ हिंज से पड़ेगा बेटा, ये हिंज जैसी सिचुएशन है, यहाँ से लिखने का फायदा क्या होगा, देख N1 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, Fs का जीरो हो जाएगा, सिर्फ N2 का ही बचेगा, तो जल्दी आसान सॉल्यूशन हो जाएगी। यहाँ से भी लिख सकता हूँ सर, कहीं से भी लिख ले बेटा, यहाँ से लिख ले टॉर्क, सही है। तो तुमने यहाँ से लिखा, तो N1 का टॉर्क जीरो, Fs का टॉर्क जीरो। अब टॉर्क किस किस की वजह से आएगा, mg की वजह से और N2 की वजह से। mg कैसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे, N2 कैसे घुमाना चाह रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे, सही है। तो ये फोर्स तो हो गया, ये टॉर्क तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, और ये टॉर्क हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन के टॉर्क बराबर दूसरी डायरेक्शन के टॉर्क होने चाहिए, तभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा, तभी तो रेस्ट पे रहेगी रोड, ये लेडर। तुमने कहा बिल्कुल, तो mg का टॉर्क कितना आएगा, mg, एंड इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी, मेरे बच्चे कह रहे होंगे सर ये है परपेंडिकुलर दूरी, आई थिंक L/2 cos थीटा। ये किसके बराबर होनी चाहिए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब तो मैं, नहीं तो तुम नेट टॉर्क लिखो, माइनस लगाओ, फिर उधर ले जाओ, इक्वल टू जीरो करके फिर उधर जाओगे। N2 और एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर दूरी इज दिस, ये दूरी कितनी है, तुमने कहा पूरी लेडर की लेंथ थी सर L, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, पैरेलल है ना ग्राउंड के, तो ये L, तो ये L cos थीटा, दिस वन इज L sin थीटा। तुमने कहा N2 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी L sin थीटा, तुमने कहा L से L कैंसिल आउट, तो बन गया mg/2 cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा, दिस इज योर N2। बढ़िया है सर वो अननोन फोर्स तो स्टैटिक भी है, कितना लग रहा है, नहीं अननोन कहाँ है, हाँ इसमें सवाल पूछना चाहता भाई N2 स्टैटिक की वैल्यू भी तो ये आएगी भाई, N2 के बराबर ही Fs, स्टैटिक की वैल्यू भी यही, सवाल पूछना होता तो वो पूछना चाहिए कि म्यू कितना होगा, ये बता दो आप, म्यू कितना होना चाहिए। तुमने कहा कि सर Fs की वैल्यू N2 के बराबर ही है, तो Fs तो हो गया mg/2 cot थीटा। मुझे पता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, और वो होती है μs × n। स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी होगा इससे कम या इसके बराबर हो सकता है, तो तुमने कहा μs × n इससे कम या इस mg/2 से बराबर हो सकता है, mg/2 cot थीटा, या तो μs × n से कम होगा या μs × n के बराबर होगा। μs मतलब म्यू, स्टैटिक का म्यू, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है सर, n कौन सा सर, n कौन सा, स्टैटिक यहाँ लग रहा है तो यहाँ n कौन सा, n1, तो n1, तो mg cot थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू μs × n1। n1 की वैल्यू है mg आई थिंक, तो mg से mg कैंसिल आउट, तो μs की वैल्यू आई लेस देन इक्वल्स टू mg/2, सही तो लिखा है ना, μs mg/2 इज लेस देन इक्वल्स टू μs की वैल्यू mg/2 से कम या बराबर हो सकती है, सॉरी बड़ी या बराबर हो सकती है, उल्टा बोल रहा था मैं, μs/n स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे क्या आ गया, mg cot θ/2 इज लेस देन इक्वल टू μs × n1 एंड mg/2 इज लेस देन इक्वल्स टू μs,
सही है। तो म्यूएस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी mg/2। तो अगर कम से कम अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी mg से mg तो कैंसिल आउट हो गया, कोट θ/2 कोट θ/2, सही है। अब ठीक है, तो अगर ये लेटर गिरनी नहीं चाहिए, रेस्ट पे रहनी चाहिए, उसके लिए म्यू जो ये ग्राउंड प्रोवाइड करा रहा है वो कम से कम कोट θ/2 प्रोवाइड करा रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोट θ/2 से ज़्यादा तो होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम से कम कोट θ/2 होना चाहिए म्यूएस की वैल्यू। म्यूएस कैन आइदर बी इक्वल टू कोट θ/2 और ग्रेटर देन दिस, ठीक। तो यहाँ से मैंने म्यू भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल दिया, कम से कम कितना लगना चाहिए, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा होगा तुम्हें, कुछ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, अच्छे सवाल लगा पा रहे हो और अच्छे लगा पाओगे बेटा। देखो अगला सवाल है कि ऐसे हिंज है एक रोड जिसका मास है m, लेंथ है l, और ये कोई दीवार है, इस दीवार से एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी है मासलेस, आइडियल स्ट्रिंग कह दो, और ये एंगल दे रखा है बेटा 53, सही है। और कह रहा है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड हिंज फोर्स, ये हिंज फोर्स और इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप हो रही होगी वो बताइए। ये सारा सिस्टम किस पे दे रखा है बेटा, रेस्ट पे, किस पे है, रेस्ट पे, ठीक। तुमने कहा ठीक है सर यूनिफॉर्म रोड है, बना देंगे अभी कहानी, बताओ। तुमने कहा टेंशन आएगी सर इस तरफ, टेंशन आएगी इस तरफ, टेंशन क्या आएंगे, दो कंपोनेंट, एक ये आएगा टेंशन का साइन 53 और ये आएगा टेंशन का कोस 53। तो क्या फाइंड करना है, सारे फोर्सेज बेसिकली टेंशन और हिंज फोर्स बताना है। mg दिखा दो, इसका लेंथ है ले बेटा mg l/2 पे। सर हिंज फोर्स किधर होगा, भाई कहीं भी हो उसके दो कंपोनेंट तो रिजोल्व कर ही सकता हूँ मैं। एक लेट से ऊपर की तरफ, इसको बोल रहा हूँ मैं वर्टिकल कंपोनेंट, और एक इस तरफ, इसको बोल रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर आपको पता इस तरफ ही होगा हॉरिजॉन्टल, इस तरफ नहीं होगा बेटा। एक बात, इन फोर्सेस के अलावा हिंज को भूल जाए एक बार, mg और टेंशन के अलावा कोई और फोर्स है, सिर्फ हिंज है। अब देखना ध्यान से, ये कंपोनेंट है वर्टिकल, ये कंपोनेंट है वर्टिकल, ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो इन दोनों को ये बैलेंस कर रहा होगा अगर मैंने मानना है तो। लेकिन अगर इस तरफ एक कंपोनेंट है और अगर मैं हिंज फोर्स भी इधर ही लिख दूंगा तो नेट फोर्स आ जाएगा इधर, क्योंकि कोई और फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये तो श्योर हूँ कि हिंज फोर्स तो इधर ही होगा, हो सकता है वर्टिकल नीचे हो, एक बार के लिए सोचने के लिए वर्टिकल नीचे हो कि mg और वर्टिकल को टेंशन का साइन कंपोनेंट बैलेंस कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता था। अगर वो होगा तो डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास, लेकिन हिंज फोर्स तो इधर ही होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स ही है। तो अगर इसको बैलेंस कर रहा होगा तो हिंज फोर्स इस तरफ ही होगा, हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ ही होगा, वरना तो सिचुएशन इक्विलिब्रियम पे जाती ही नहीं, जो कि दे रखा है कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे। तुमने कहा t sin 53 तो हो जाएगा सर 4/5t एंड t cos 53 कितना हो जाएगा 3/5t, सही है भाई। cos 53 कितना होता है और sin 53 कितना होता है ये देख लेना, सही है, चेक कर लेना। अब तुमने कहा कि ये कितनी दूरी है सर, ये है l/2, ये भी l/2। तो नेट फोर्स एक तो हॉरिजॉन्टल में 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में 0 होना चाहिए, तो FH मस्ट बी इक्वल्स टू 3/5t, सही है। एंड वर्टिकल में क्या होना चाहिए बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में है एक फोर्स 4/5t, एक फोर्स ऊपर की तरफ ये FV और नीचे की तरफ है mg, ये बराबर होना चाहिए, चेक कर लेना, सही है, सही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे सर नेट टॉर्क भी 0 होगा, बिल्कुल नेट टॉर्क 0 होगा। सर किस एक्सिस के अबाउट लिखूं बेटा, उस एक्सिस से लिख जहाँ से तेरे को आसान पड़े। तूने कहा ये एक्सिस, क्यों, इससे हिंज के जितने भी फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं सभी का टॉर्क 0 हो जाएगा। टेंशन के दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट तो इसी एक्सिस से पास हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो दो ही फोर्स बचेंगे इस एक्सिस के अबाउट जिनका टॉर्क आ सकता है, और एक का आएगा ऐसे, एक का आएगा ऐसे। तो अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के टॉर्क बराबर होने चाहिए,
बढ़िया। नेट टॉर्क 0 है तो एक तो mg का कितना आएगा बेटा, L/2, mg L/2, और एक आएगा 4t/5 का, ये दूरी कितनी है बेटा, L। ये तुमने कहा L से L कैंसिल आउट, तो ये हो गया 5/8 mg इज इक्वल्स टू t। सही है ना, ठीक है। t अगर 5/8 mg आया तो हिंज फोर्स कितना जाएगा बेटा हॉरिजॉन्टल में, 3/5, t की वैल्यू है 5/8 mg, तो ये आ गया 3/8 mg। वेरी गुड। तुमने कहा सर t की वैल्यू आई है 5/8, तो वर्टिकल में हिंज फोर्स कितना जाएगा, 4/5, टेंशन की वैल्यू है 5/8 mg बेटा, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स इज इक्वल्स टू mg। तुमने कहा ये तो गया, ये हो गया 2, तो FV आ गया मेरे हिसाब से mg/2। वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया। नेट हिंज फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा बेटा FV का स्क्वायर प्लस FT का FH का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, लिख देना, आंसर आ गया। तो हिंज फोर्स भी निकाल दिया मैंने टेंशन फोर्स भी निकाल दिया। यही दो फोर्सेस थे जिनको मेरे को सोल्व करना था। तो आई होप कि तुम्हें ऐसे सेंस बना रहा हो ये टॉपिक कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे सवाल कैसे सोल्व करने हैं, बस कुछ भी नहीं, टॉर्क को जीरो करना होता है और कैसे जीरो करके डायरेक्ट लिख के किसी भी एक्सिस के अबाउट सोल्व कर लो सर। हाँ, यहाँ से सोल्व कर लो सर, यहाँ से कर लो। यहाँ से क्या होगा, FH का 0 जाएगा, इसका 0 जाएगा, इसका टॉर्क आएगा, इसका आएगा, इन दोनों का तो आएगा, इसका आएगा ऐसे, इसका भी ऐसे, तो इसका और इसका टॉर्क तो प्लस हो जाएगा और इसका उसके बराबर हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तरफ के टॉर्क बराबर दूसरी तरफ के टॉर्क, जैसे फोर्स में बोलते हैं वैसे ही बाकायदा तुम मैथमेटिकली लिख के सॉल्व कर लेना बेटा, है ना। ये लेंथ दूरी ध्यान रखना बेटा, परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के सवाल तुम अब सोल्व कर सकते हो, जिसमें टॉर्क रोटेशन का यूज करके भी तुम आंसर्स निकाल सकते हो। अब अगला टॉपिक है फोर्स कपल। क्या टॉपिक है बेटा, फोर्स कपल। फोर्स कपल क्या होता है, दो फोर्स होंगे, ठीक, मतलब पेयर होगा, पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्सेस। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या होगा, बराबर, और डायरेक्शन क्या होगी दोनों फोर्सेस की, ऑपोजिट। ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो कपल फोर्स तैयार होगा, सही है। किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो बेटा, अपोजिट। जैसे ये मैंने कोई एक रिजिड बॉडी ली, इस पॉइंट ए पे लेट से एक फोर्स लग रहा है इधर F वेक्टर, इस पॉइंट बी पे लेट से एक फोर्स लग रहा है इधर -F वेक्टर। -F वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट। बढ़िया है, दिस इज पॉइंट बी। अब सुनना ध्यान से कि इस कॉपी मान लो या कुछ भी मान लो, इस पे एक फोर्स है ऐसे, एक फोर्स है ऐसे, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा और ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा। अगर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट देखना चाहता हूँ, जैसे इन दोनों की लाइन ज्वाइन करोगे तो इस पॉइंट के अबाउट चेक करो, ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा और ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, तो ये बॉडी रोटेट तो करेगी। नेट टॉर्क 0 नहीं है बेटा, नेट फोर्स तो 0 है। तो कपल फोर्स में नेट फोर्स तो 0 है। कैसे भाई, इधर एक फोर्स, इसके ऑपोजिट उतना ही फोर्स, तो नेट फोर्स तो 0। बट नेट टॉर्क क्या नहीं है, 0 नहीं है भाई, टॉर्क 0 नहीं होता है, सही है। टॉर्क 0 नहीं है, मतलब सिर्फ रोटेशन होता है, उसमें चलेगी नहीं बॉडी आगे, घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, सही है। जैसे 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 ये हमारा मार्कर, इस पर हमने ऐसे फोर्स लगाया इस तरफ और एक फोर्स लगाया इस तरफ, ऐसे इधर इस तरफ एक फोर्स लगाया, नीचे से इधर फोर्स लगाया, दोनों फोर्स लगाए इक्वल एंड अपोजिट, तो ये मार्कर ऐसे रोटेट करेगा, सही। और कपल फोर्स तैयार होगा। ये रिजिड बॉडी के रूप में दिखाया मैंने। इसको थोड़ा समझने के लिए, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो जिसके अबाउट मैं टॉर्क लिख दूँ। जैसे जैसे ये पॉइंट ले लो और ये पॉइंट छोड़ो, ये एक्सिस ही ले लो, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट मैं इस पूरी बॉडी का टॉर्क लिखना चाहता हूँ। मैंने लाइन जॉइनिंग पे नहीं लिया, वो आसान पड़ता, तो मैंने थोड़ा सा साइड में लिया है प्रूव करने के लिए।
तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट कहला रहा है ओ, तो ये दो वेक्टर आए मेरे पास, ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर ओ ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एक तो ये होगा एफ वेक्टर, ऐसा लिया था तो ऐसा लिख देता हूँ, और दूसरा ओ बी वेक्टर क्रॉस माइनस एफ वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्रॉस माइनस एफ वेक्टर। दूसरा टॉर्क ऐसे होगा, फिर एक टॉर्क ऐसे होगा, एक टॉर्क ऐसे होगा, उससे भी लिख सकते हो, माइनस नहीं लगाना चाहता कोई बच्चा तो इसका ऐसे और इसका ऐसे, इस एक्सिस का अबाउट, इस एक्सिस, सही, ठीक। चलो इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, ओ ए माइनस ओ बी इंटू एफ वेक्टर। देखो ध्यान से, क्रॉस, सॉरी क्रॉस कहाँ गया भाई, क्रॉस एफ वेक्टर। देखो एफ वेक्टर ये माइनस यहाँ लगाया, एफ वेक्टर को रीअरेंज कर दिया, चलो बढ़िया। ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी ऐसे कर लो, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर को लिख लो बी ओ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ध्यान से देखेंगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ ए वेक्टर इज दिस एंड उसमें क्या जोड़ दिया, बी ओ वेक्टर। बी ओ वेक्टर मेरे हिसाब से मेरे बच्चे कह रहे होंगे ये ब्लू वाला है सर, तो देखो बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर क्या होना चाहिए, पहले की टेल से दूसरे की हेड तक का वेक्टर, दिस वेक्टर होना चाहिए। देखो बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर क्या बनना चाहिए, बी ए वेक्टर क्रॉस एफ। बढ़िया है बेटा, टॉर्क कितना है, बी ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बी ए वेक्टर क्या है, इन दोनों पॉइंट जहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट जिन जिन पॉइंट्स पे लग रहे थे उन दोनों पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन। मैं कह देता हूं दिस इज लेट से एल वेक्टर, तो टॉर्क क्या हो गया बेटा तुम्हारा, एल क्रॉस एफ। किसके केस में हुआ है बेटा, ये किसके केस में हुआ है, जब कपल फोर्स थे। कपल फोर्स में ध्यान से देखो, मैंने तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना चाहता, लेकिन मेरा टॉर्क इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आप किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना चाह रहे हो। आपका टॉर्क आएगा एक फोर्स, दोनों में से एक फोर्स, ये फोर्स या ये फोर्स, एंड दोनों की सेपरेशन मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मैंने ये फोर्स लिया तो दूरी हो गई ये, अगर मैं ये फोर्स लूंगा तो दूरी लिखनी पड़ेगी आपको ए बी वेक्टर। क्लियर है? ध्यान सुनना आप। सर ये जो फोर्स आया है इसको मैं लिख सकता हूँ टॉर्क एल एफ साइन थीटा। वेरी गुड, लिख सकते हो भाई, एल क्रॉस एफ क्या होगा, एल एफ साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। सही है, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोनों फोर्स जिसमें से एक का मैग्नीट्यूड ले लो, और जो दो पॉइंट है जहाँ पे दोनों फोर्स लग रही है, जिस पॉइंट पे इस पे और इस पे दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे हुए थे, इनके बीच की ही सेपरेशन ले लो, किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लो, सब एक्सिस के अबाउट ये आएगा बेटा, सब एक्सिस के अबाउट ये आएगा। तो आगे से अगर मेरे को ऐसा सवाल मिलता है जिसमें कपल फोर्स तैयार हो रहे हैं, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है कोई सी भी एक्सिस से लिखने की। मेरे को क्या लिखना है, दोनों में से एक फोर्स एफ फोर्स और ये दूरी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। सही है, बढ़िया, सही है। तो कपल फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप होता है वो टॉर्क इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंडिपेंडेंट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। आप किसी तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, इसके भी इसके भी इसके सब के अबाउट टॉर्क सेम आएगा। सही, बढ़िया, वेरी गुड। इस पर एक सवाल कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा और इनहेंस हो जाए। एक ही करेंगे बेटा, है ना, आसान सा टॉपिक है। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। इसको एल एफ साइन थीटा को तुम समझ गए ना, क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर दूरी और वो सब। चलो ठीक है, एल एफ परपेंडिकुलर या एफ एल परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है, लेट्स से ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, और ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, न्यूटन। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इधर फोर्स कितना लगना चाहिए, अगर मैं कपल फोर्स का सवाल बना रहा हूँ तो बिल्कुल इसके अपोजिट, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए, मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो इसका टॉर्क लिखना है। तुमने कहा सर वो पूरा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है,
कपल फोर्स हो गए, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मेरे को नजर आ गए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो मैं सीधा लिख सकता हूं नेट टॉर्क होगा बी ए क्रॉस ये वाला फोर्स, इसको एफ वेक्टर कर देता हूं, एफ ये होगा सर। अब मेरे को बी ए निकालनी है और एफ लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सर बी ए क्या होगी, बी ए वेक्टर क्या होगा, चेक कर लो भाई, 2 - 1 आई कैप, 3 - 2 जे कैप, 4 - 3 के कैप, दिस इज योर बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस एफ वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप टॉर्क, दिस टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस कपल फोर्स। अब इसको कैसे सोल्व करना है, अब मैट्रिक्स से सोल्व करना है। तो मैंने कहा टॉर्क हो जाएगा ये लो आई कैप जे कैप के कैप, तो 1 1 1 क्रॉस एफ 2 3 -4, बढ़िया है। तो टॉर्क कितना आएगा बेटा, टॉर्क आएगा आई कैप, आई कैप तो इसको गायब कर दो, ये कितना हो गया बेटा -4 और ये कितना हो गया -3 प्लस सॉरी माइनस जे कैप, जे कैप ये हो गया -4 और ये हो गया -2 प्लस के कैप, तो ये हो गया 3 - 2, कितना आ गया बेटा -7 आई कैप और ये -4 -2 -6 माइनस प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क ऑफ द बॉडी ड्यू टू दीज कपल फोर्सेस। सही है। तो इस बार हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन की टेंशन नहीं ली, किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना है, किस एक्सिस, जैसे मेरे को कपल फोर्स दिखे वैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दोनों फोर्स जहां लग रहे हैं उन दोनों के बीच की सेपरेशन क्रॉस एफ, ये वाला फोर्स सेपरेशन दूसरे पॉइंट से। सही, बी ए वेक्टर लिखा है बेटा मैंने, ठीक है ना, वेक्टर तो आते हैं तुम्हें अच्छे से। तो कपल फोर्स बेसिकली समझ में आया होगा तुम्हें कि क्या होता है कपल फोर्स। सही है, चल है ना सर, वो एफ परपेंडिकुलर और ये सब। अच्छा रोटेशन कैसे होगी सर इसकी, भाई रोटेशन ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है इस सवाल के अकॉर्डिंग। सही, वैसे डायरेक्शन आई है हमारे आंसर में, पूरा पूरा वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं। देखो आगे एक टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो अभी अभी जो हमने टॉर्क निकाला है बेटा, अभी अभी जो टॉर्क निकाला उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो तुम, अंडर रूट करके वो सब सोल्व कर लेना उसको आराम से। मैंने तो बस वो फोर्स कपल थोड़ा समझाने के लिए करवाया है। अच्छा इस पॉइंट को हमने कई बार पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कोई रोड है, ये यहाँ से हिंज थी, सही है, तो तुमने कहा था कि सर सेंटर ऑफ मास पे लगा दो इसका mg, और इसी से टॉर्क लिख दिया था हमने mg L/2। तुम्हें याद होगा कि जब कंसेप्ट समझा रहा था मैं, तो मैंने तुम्हें कहा था कि dm 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 बहुत सारे dm होंगे और उन सबसे dmg आएगा, एक एक dmg से एक एक टॉर्क आएगा, एक एक dmg से टॉर्क आएगा ऐसे, और छोटे छोटे टॉर्क को हमने जोड़ दिया भाई dmg dmg dmg, और एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट से dmg लिखा, dmg के अबाउट टॉर्क लिखा, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया, नेट टॉर्क आ गया, तो सभी dmg का टॉर्क जोड़ करके ये लिखा हमने। तुम सुनना, ये सारे छोटे छोटे फोर्सेस है, इन सभी को हटा करके मैंने यहाँ फोर्स दिखा दिया। और मैं तुम्हें हमेशा ये कहता हूँ कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो होता है जहाँ पे फोर्स लग रहा है। मतलब ये सारे पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रहे थे, ये सारे अपने अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थे इनके। इन सभी फोर्सेस को हटा के मैंने एक पॉइंट चूज किया जहाँ पे इन सभी फोर्सेस के बराबर सम फोर्स लग रहा था। और दूसरी बात कि इन सभी फोर्सेस ने मिल करके जो टॉर्क प्रोड्यूस किया है, इस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क भी कितना आया है, उतना ही आया है। इन सभी फोर्सेस ने इंडिविजुअली जो टॉर्क प्रोड्यूस किया होगा उसी का तो सम आया था, उसी का तो सम नेट टॉर्क हुआ था। और हमने सेंटर ऑफ मास से डायरेक्ट किया था, तो डायरेक्ट के केस में वो जो दूरी थी उस दूरी पे भी तो नेट टॉर्क सेम आया था, करवाया होगा मेरा भाई। mg के अबाउट जो टॉर्क होगा हिंज का, mg का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इंडिविजुअली हमने एक का लेकर के इंटीग्रेट करके सोल्व किया, सेम ही तो आया था। मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा, एक बार सुनना ध्यान से।
कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं बेटा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सभी फोर्सेस का टॉर्क सम होता है नेट टॉर्क। फिर मैंने एक नया पॉइंट चूज किया जिसको मैंने सेंटर ऑफ मास का नाम दिया। उस पे जितने भी फोर्सेस थे उन सभी का नेट सम जो था उतना ही फोर्स वहां पे दिखाया, और उसको एक सर्टेन दूरी मिली, सेंटर ऑफ मास को एक सर्टेन दूरी मिली। उस दूरी पे उसका टॉर्क भी कितना आया, उतना आया जितना इंडिविजुअली डीएमजी प्रोड्यूस करके सम करके बढ़ाया था। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बेसिकली कुछ ऐसा सा ही है। देखो ध्यान से, मैं समझाने की ट्राई करता हूं कि ये कोई बॉडी है, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है F1, इधर लग रहा है कुछ F2, इधर लग रहा है कुछ F3, F4, F5, बहुत सारे। तो इस F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, इनका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, सही है। और ये कोई पॉइंट है लेट से O, ये कोई एक्सिस है लेट से O, सही है। इससे इसका कुछ पोजीशन होगा, इसका कुछ पोजीशन होगा और इसका कुछ पोजीशन होगा, सही है, बढ़िया। टॉर्क लिखवाओ सर, नेट टॉर्क होगा इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट सभी का टॉर्क लिखा हूँ मैं। तुमने कहा होगा सर R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3, ये होगा सर नेट टॉर्क। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सारे फोर्सेस को हटा करके मैं कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिफाइन करना चाहता हूँ इस एक्सिस के लिए, तो कैसे कर सकता हूँ। देखो मैंने कोई एक पॉइंट चूज किया, लेट से ये है ना, ये हमारी क्या थी एक्सिस, उसका नाम था O। चलो इस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स उतना ही लग रहा है जितना इन तीनों का सम है, F1 प्लस F2 प्लस F3, दिस इज नेट फोर्स, ये एक कंडीशन होनी चाहिए। और इसको अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कह रहे हो तो यहां से कुछ तो सेपरेशन होगी इसकी, लेट से R वेक्टर। अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहना चाह रहे हो तो इस पॉइंट P के अबाउट, इसका इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट P का इस फोर्स के द्वारा इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क भी उतना ही होना चाहिए जितना इन तीनों का अलग अलग आया था इस एक्सिस के अबाउट, और उनका जो सम आया था। मतलब ये जो नेट टॉर्क आया है इंडिविजुअली निकाल के और जोड़ने पे, अगर मैं कोई पॉइंट P पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो तीनों अलग अलग है, तीनों को एक जगह दिखाना चाहता हूँ, कोई एक पॉइंट डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग फोर्स लग रहा है एक जगह दिखा देते हैं, तो वहां पे नेट फोर्स तो कितना लगना चाहिए, तीनों का जितना सम है, सही है, वेक्टर सम, ठीक है। और इस पॉइंट P का उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क भी उतना ही होना चाहिए जितना टॉर्क इन तीनों ने मिल करके प्रोड्यूस किया था। तो इसका टॉर्क क्या लिखा जाएगा सर, इसका टॉर्क लिखा जाएगा R क्रॉस F नेट, सही, R क्रॉस F नेट। मैं कह रहा हूं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है कि इन तीनों ने अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाया, लग रहा था, इस एक्सिस के अबाउट अलग अलग टॉर्क आया, तीनों का सम ये आया टॉर्क का, इसका सम, और एक पॉइंट माना मैंने P जहां पे नेट फोर्स माना मैंने तीनों के बराबर। और अगर ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है बेटा, तो इस पॉइंट P का इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क भी तो उतना ही रहना चाहिए। ये डेफिनेशन है बेसिकली। तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आई कि तीनों का इंडिविजुअल निकाला, टॉर्क सम किया, एक पॉइंट माना P, उस पर नेट फोर्स माना तीनों के फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर, और उसके अबाउट टॉर्क भी अगर कितना हुआ इन तीनों के बराबर ही हुआ, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। न्यूमेरिकल को जल्दी सोल्व करने के काम आ सकता है, सही है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा एलेबरेटली बोल दिया, बार बार बोल दिया, आसान सी चीज़ है, एक दो सवाल करेंगे तो तुम्हें बहुत ही आसान लगेगी, ठीक है। चलिए करते हैं, पहला सवाल देखते हैं, इस पर एक ही सवाल कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, देखते हैं। एक यूनिफॉर्म रोड रखी है बेटा, ऐसे एक यूनिफॉर्म रोड है, ठीक। इस यूनिफॉर्म रोड पे यहां से 10 सेंटीमीटर दूर एक ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है बेटा, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और इससे 10 सेंटीमीटर दूर
नीचे की तरफ 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है बेटा, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और इससे 10 सेंटीमीटर दूर, इससे 10 सेंटीमीटर दूर, इससे 10 सेंटीमीटर दूर ऊपर की तरफ कितना 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जानना है कहाँ होगा। बढ़िया, फाइंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। चलो देखते देखते देखते। देखिए बेटा, सर इसकी लेंथ, इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता, चल कोई बात नहीं। सर हाँ बताओ सर, नेट टॉर्क क्या होगा इसका और नेट फोर्स क्या होगा इसका, वो चेक करना पड़ेगा। हमें पहले मेरे को कोई एक्सिस पकड़नी पड़ेगी, जैसे पॉइंट ऑफ पकड़ा था उधर। किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखूं? इसके अबाउट लिख लूँ एक्स, इसके अबाउट लिख लूँ वाई, इसके अबाउट लिख लूँ जेड, इसके अबाउट लिख लूँ वी। किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो। इसके अबाउट लिखोगे तीनों के आएंगे, इसके अबाउट लिखोगे एक का एलिमिनेट हो जाएगा, टॉर्क एक का एलिमिनेट। तुम्हारी जिससे इच्छा हो उससे लिखना, और लिखना है तुम्हें बार बार करके देखना, 2-3 बार। मैं एक बार में करा देता हूँ। पहले तो मेरे को बताओ नेट फोर्स कितना होगा। सर नेट फोर्स होगा ऊपर की तरफ, चलो आराम से कर देते हैं, एक एक का पहले टॉर्क निकालते हैं इंडिविजुअली। नेट टॉर्क, चलिए क्या होगा, डायरेक्शन भी लिख दूंगा मैं साथ साथ। देखो मैं निकाल रहा हूँ अबाउट पॉइंट एक्स, चलो वाई निकाल लेता हूँ, पॉइंट वाई। पॉइंट वाई के अबाउट 10 न्यूटन का फोर्स है ऊपर की तरफ, और एक्सिस है ये, तो टॉर्क हो गया 0। चलो बढ़िया है। 20 न्यूटन का टॉर्क आएगा कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा। इसको क्लॉकवाइज कितना आएगा सर, कितना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी 10 सेंटीमीटर है बेटा। चलो बढ़िया है। कैसे है, ऐसे है बेटा, क्लियर। इसका क्या आएगा, इसका है ये, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। दूरी कितनी है पॉइंट वाई के अबाउट 20 सेंटीमीटर, तो इसका आएगा प्लस 30 न्यूटन फोर्स एंड 20 सेंटीमीटर की दूरी, सेंटीमीटर की दूरी, एंड टॉर्क है ऐसे। तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, या इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो ये हो गया 200 न्यूटन सेंटीमीटर, एंड ये हो गया -3 दूनी 600 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। तो टॉर्क कितना आ गया भाई, इसको हमने प्लस कह दिया तो इसको हमने माइनस कह दिया, तो ये आ गया -300 -400 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। दिस इज आवर टॉर्क। माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ ऐसे, तो इसको हटा करके मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सही है। ऐसे नेट टॉर्क आया, नेट टॉर्क आया, बढ़िया। चलो आगे देखो सर, नेट फोर्स, नेट टॉर्क तो यह। अब मेरे को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लिखना है, तो मैंने कहा ये रोड, इस रोड पे कहीं भी मान ले एक पॉइंट, जहाँ पे, कहाँ से मान लिया सर, इस पॉइंट वाई से, ये पॉइंट वाई लिया था मैंने, इससे कुछ x दूरी पे मान ले, बढ़िया मान लिया, सही है। इस पॉइंट y से ये दूरी x, ठीक। इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कह रहा हूँ मैं P। मेरे को फाइंड आउट करना है इसकी दूरी, इसकी दूरी। सर इसकी दूरी कितनी होगी, उसको निकालने के लिए मुझे यहाँ पे नेट फोर्स दिखाना चाहिए। नेट फोर्स कितना है बेटा, नेट फोर्स है 30 10 40 ऊपर 20 नीचे, 40 ऊपर 20 नीचे। नेट फोर्स वेक्टर सम करोगे तो मेरे हिसाब से 20 न्यूटन आएगा ऊपर, तो मैं इस पॉइंट पी पे 20 न्यूटन फोर्स ऊपर दिखा सकता हूँ, सही है, बढ़िया। इस पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, तुमने कहा नेट फोर्स, टॉर्क कितना आएगा इसका, भाई फोर्स कितना है 20, दूरी कितनी है इस एक्सिस से x, सॉरी x तो इसका नाम दे दिया था ना, तो मैं इसको नाम देता हूँ 11th क्लास, तो 11th क्लास, ठीक, सही है। 20 इंटू 11th क्लास की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी क्या है 11th क्लास। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन कि अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है तो इसके अबाउट टॉर्क भी उतना ही होना चाहिए इस एक्सिस का जितना इंडिविजुअली टॉर्क आया था, इंडिविजुअली आया था ये, इसके अबाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का टॉर्क आया है ये 20 इंटू 11th क्लास इज इक्वल्स टू, मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए सर, 400 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर।
तो 0 से 0, 2 से 20, तो न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर। ये क्या है, 11th क्लास कितना आएगा, 11th क्लास आएगा 20 सेंटीमीटर। बढ़िया बेटा बढ़िया, न्यूटन से न्यूटन, ये न्यूटन से न्यूटन गया बेटा, 20 न्यूटन था ना। चलो 20 सेंटीमीटर मतलब वाई पॉइंट से 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ आप दिखा सकते हो क्या, आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कि सारे फोर्स हटाओ, और अगर आप सारे फोर्स हटा रहे हो तो वाई पॉइंट से 20 सेंटीमीटर दूर अगर तुम एक्स से निकालोगे तो 30 आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा, समझ गए ना तुम। एक्स से निकालोगे तो 30 आएगा, फिर 10 तो ये है, वाई से 20 है तो एक्स से 30 आएगा तो उससे भी आंसर, उससे एक्स के रिस्पेक्ट में 30 आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में 10 आएगा। चेक कर लेना तुम, सही है, चेक कर लेना। मैं दोबारा बताता हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है कि जैसे इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ टॉर्क होगा हर पॉइंट के अबाउट, सही है। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क लिखा तो सभी का इंडिविजुअली निकाला। इससे अच्छा मैं क्या कर लूँ कि सभी को हटा दूँ और एक पॉइंट मान लूँ, बस वो पॉइंट रखना कहाँ है उसके लिए तामझाम तैयार कर दिया आपने। क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे नेट फोर्स होना चाहिए जितना बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसका सब निकाला, वो दिखा दिया, नेट फोर्स जिधर भी आया। अब वो जिस एक्सिस के अबाउट तुमने पहले टॉर्क चेक कर लिया, उसी एक्सिस से उसकी कुछ दूरी मान लो और वो दूरी चेक कर लो, सही है भाई। टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट लिखा वो तो सेम तभी होगा ना जब एक्सिस सेम होगी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का अगर कोई सवाल हो तो तुम सोल्व कर सकते हो, सही, चेक कर लेना आराम से बेटा। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं बेटा, आज की क्लास के मेन टॉपिक पे आते हैं। ये कुछ टर्म्स थी, मेरे को लगा तुम्हारे काम की है, मेरे को क्या लगा है, तो मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि इस चैप्टर में मेजरली 3 हिस्से हैं। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा है टॉर्क और तीसरा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो हम क्या देखने जा रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम देखने जा रहे हैं बेटा। चलिए 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 देखिए कि ये कोई एक्स एक्सिस है एंड दिस इज कोई वाई एक्सिस है। यहाँ कोई पार्टिकल है जिसका मास है बेटा m, जिसका मास क्या है m। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा भाई। किसी को अगर क्लास थोड़ी सी स्लो पेस पर नजर आए तो आप प्लेबैक स्पीड में जाकर के थोड़ा इंक्रीज कर लेना, यूट्यूब पे फीचर आता है ना 1.2 1.25 करके आप चेक कर लेना। इसकी कुछ वेलोसिटी है v इस तरफ, बढ़िया से देखेंगे बेटा। ये जो पॉइंट है इसको मैं कह रहा हूँ ओ, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं बेटा। किससे डिनोट करते हैं, L से। अबाउट एंगुलर मोमेंटम टू बी फाउंड, जिसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, समझा रहे हो। जैसे हमने टॉर्क में कंसेप्ट बनाए थे ना बेटा, ऐसे कंसेप्ट बनाएंगे। पहले पॉइंट के अबाउट, देखो किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, और फिर एक्सिस से सिमिलर बेस पे बनाएंगे। तुम्हें पता है जब टॉर्क हमने पढ़ा तो हमने पॉइंट के अबाउट कंसेप्ट बनाया, फिर एक्सिस का बनाया, और जितने भी सवाल किए सब एक्सिस के अबाउट सोल्व किया। पॉइंट का तो कुछ था ही नहीं, तो वो क्या काम आया, वो कंसेप्ट बनाने का काम आया। चलो देखो, इस पॉइंट O से इस मास m का कुछ तो पोजीशन है, और दिस पोजीशन, इस पोजीशन को मैं कह सकता हूँ r वेक्टर, एंड r वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल है थीटा, सही है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा वो डिफाइन होगा m क्रॉस p, m क्रॉस p। p क्या है, लीनियर मोमेंटम, p क्या है, लीनियर मोमेंटम। m मास क्रॉस लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओ सॉरी, m क्रॉस p नहीं, सॉरी क्या बोल दिया भाई मैंने, r क्रॉस p, सॉरी भाई माय मिस्टेक, r क्रॉस p, r क्रॉस p। बढ़िया, क्या डिफाइन होगा एंगुलर मोमेंटम, r क्रॉस p। p क्या है, इस मास m का लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ट्रांसलेशनल मोमेंटम, सही। चलिए m को रीअरेंज किया मैंने, तो मैं लिख सकता हूँ m क्रॉस r इंटू, हाँ r m इंटू r क्रॉस v, ये मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ। बढ़िया बेटा, m इंटू r क्रॉस v, सही है। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज
जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उस पॉइंट से पोजीशन जिस ऑब्जेक्ट का निकालना है उसकी पोजीशन इनटू उसका मोमेंटम जिस ऑब्जेक्ट का निकालना है। सही है, ठीक। तो तुमने कहा r इंटू एम क्रॉस एम वी, तो m को रीअरेंज किया m इंटू आर क्रॉस वी। सही, बढ़िया। तुमने कहा सर वेक्टर कैसे लगा रखा आपने, तो बेटा r क्रॉस v का रिजल्ट आएगा वेक्टर, वेक्टर इंटू स्केलर दैट इज वेक्टर। तो तुम कुछ चीज़ें लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी तो ठीक है, डायरेक्शन तुमने कहा आर क्रॉस वी, आर की तरफ राइट हैंड ले जाएंगे, वी की तरफ उंगलियां कर्ल करेंगे। तुम्हें पता ना सीधा ले जाना, ऐसे नहीं जाना कि उंगलियां कर्ल नहीं होंगी, हथेली की तरफ उंगलियां कर्ल करेंगे, उंगलियां कर्ल की थंबाया अंदर। तो ये फिर से क्या आ गया, एक एक्सियल वेक्टर आ गया, एक्सियल वेक्टर, एक्सिस के अलोंग आ गया ना, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोई मेरा बच्चा ऐसे कह सकता है सर इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना, तो ये वेलोसिटी की तरफ ऐसे ले जाओ हाथ, और देखो ये वेलोसिटी ऐसे घूमना चाहिए, सही, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये वो सेम बात डायरेक्ट बोलना चाहता है। सो दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर, बढ़िया है। अब इसकी डायमेंशन लिखवा दो बेटा, इसकी यूनिट लिखवा दो। यूनिट क्या होगी, केजी आर मीटर पर सेकेंड, तो हो गई केजी मीटर पर सेकेंड आर। डायमेंशन क्या होगी बेटा, m L2 T माइनस 1, दिस इज योर डायमेंशन। सही, एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन डायरेक्शन इस चैप्टर में बहुत हद तक हमने सोल्व कर रखी है। छोटी छोटी चीजें बेटा, वो एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये देख रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे घूमेगा नहीं, ऐसे एंगुलर मोमेंटम है इनवर्ड्स, ठीक है। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इस लाइन का नाम निकाल रहा हूं मैं लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। तुम में से कोई बच्चा कह रहा होगा सर ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये दूरी है, दिस दूरी इज आर कोस थीटा एंड दिस दूरी इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। सही है। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड आर वी साइन थीटा, आर वी साइन थीटा। रीअरेंज कर दूँ, एम वी आर साइन थीटा, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। कोई बच्चा कह रहा है सर आर साइन थीटा तो ये है, ये क्या है, इस पॉइंट ओ से जिसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना था उससे और लाइन ऑफ मोशन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, तो मैं इसको बोल रहा हूँ बेटा आर परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा हूँ, आर परपेंडिकुलर। तो एल क्या हो जाएगा, एम वी आर परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। सो डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए बेटा फिर से वही, या तो आर क्रॉस वी या फिर, सही, बढ़िया। सर इसको मैं एम आर वी परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता है। वी परपेंडिकुलर का मतलब भी समझा दो सर, ले देख लो बेटा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक आएगा इधर v कोस थीटा, एक आएगा इधर v साइन थीटा। v परपेंडिकुलर का मतलब हुआ r के परपेंडिकुलर कौन सी, इसको v परपेंडिकुलर बोल दो, इसको v पैरेलल बोल दो। v परपेंडिकुलर, इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो m r v साइन थीटा, तो व्हाट इज v साइन थीटा, v साइन थीटा वो वेलोसिटी है जो r के परपेंडिकुलर है, तो m आर वी परपेंडिकुलर, ये भी तुम यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारा मेजरली काम हो जाएगा, एम वी आर परपेंडिकुलर आसान में पढ़ते हैं, इसलिए मैं इस टर्म्स में लिखवा देता हूँ बच्चों को। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। चलो ये सब तुम्हें क्लियर हुआ इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अब कोई मेरा बच्चा कह रहा होगा कि सर अगर मैं इसको देखूँ कि एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर साइन थीटा, अगर मैं कह दूँ थीटा 90 डिग्री है, सॉरी थीटा 0 डिग्री है या थीटा पाई है, इन दोनों केस को समझो एक बार। थीटा 0 डिग्री है, इस बात का मतलब है जिस तरफ आर वेक्टर है उधर ही वेलोसिटी वेक्टर है। इन दोनों ही केस में एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। मेरे बच्चे कह रहे हैं सर थीटा 0 ठीक है, एल 0, थीटा पाई ठीक है, पाई का मतलब वेलोसिटी इसके अलावा जिस पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे हो उसी पॉइंट से अगर
मैं ऐसे बोल दूं कि लाइन ऑफ मोशन पास हो गई, भाई पाई में भी लाइन ऑफ मोशन इस पॉइंट के अबाउट पास हुई और जीरो में भी इस पॉइंट के अबाउट ही पास हुई। तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि लाइन ऑफ मोशन पास कर जाए किससे, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो। हमेशा एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो। ये सारी कहानी किसके अबाउट लिखी है मैंने, अबाउट पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट चेक कर रहे हैं हम, पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे हैं। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है सर, बढ़िया है बढ़िया है। तो कहानी समझ में आई, एम वी आर परपेंडिकुलर। इसी को हमने थोड़ा सा और इलेबरेट, अब ये इजी इसलिए है क्योंकि हमने टॉर्क में ऐसी ही बातें रिपीट की थी, बस बातें थोड़ी अलग हैं, कंसेप्ट सिमिलर सा है। इसी बात को उठा करके हम सीधा सीधा एक्सिस भी डिफाइन करने वाले हैं, चेक करेंगे हम। देखो कि अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस चेक करना होगा तो मैं क्या करूँगा। देखो बेटा, देखो तो इस बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इतना। मैं कह रहा हूँ 3 केस लिए थे, 3 केस ही इधर लेंगे। कि मान लो इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखना है। ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, ये आ रहा होगा ऐसे। पहला केस कौन सा ले रहा हूँ मैं, कि लाइन ऑफ मोशन पासिंग थ्रू एक्सिस, पासिंग थ्रू एक्सिस बेटा, बढ़िया एक्सिस। लाइन ऑफ मोशन उसी एक्सिस से पास कर जाए, इधर वेलोसिटी है, ठीक है, ध्यान सुनना। तो इस पूरी एक्सिस पे मैं कोई एक पॉइंट लूँगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट वही है जो टॉर्क वाला था, कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट लिखना है तो मैं किसी उस एक्सिस पे एक कोई पॉइंट लूँगा, उसके अबाउट लिखूँगा, एंड उस पॉइंट का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका पैरेलल कंपोनेंट जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस। दोबारा सुनेंगे, अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट लिखना है तो मैं इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लूँगा, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा और फिर उसका वो कंपोनेंट देखूंगा जो इसके अलोंग होगा, जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट इज द आंसर। सिमिलर वे में हमने टॉर्क में पढ़ा था, सेम कंसेप्ट इधर है, तुम देख सकते हो बेटा। तो तुमने कहा कि सर इसका ये पॉइंट मान लो, क्यों इस पॉइंट पे, मेरे बच्चे बताए टॉर्क में तो हमने बहुत इलेबरेटली देखा था इस पॉइंट को, इसमें मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि इस पॉइंट से ही पास हो जाएगी तो, और जिस भी पॉइंट से इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस पर ये एक्सिस है, मैंने इस एक्सिस पे पॉइंट माना ओ, और ये पॉइंट जानबूझ के ऐसा मान लिया कि ये ऑब्वियस है इस पॉइंट ओ से पास कर जाएगी। और भी कोई पॉइंट मान के सोल्व कर सकते हो, कंपोनेंट निकालोगे जीरो आ जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ कितना आएगा बेटा, वेक्टर छोड़ो डायरेक्शन जीरो। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो जाएगा ये तो। और अभी अभी जस्ट अभी लास्ट स्लाइड पे देखा है हमने कि ये तो जीरो हो गया, सही है। अगर एंगुलर मोमेंटम पॉइंट अबाउट ओ के जीरो है तो उसका कंपोनेंट जो इस एक्सिस के पैरेलल है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सिस के अबाउट भी क्या हो जाएगा फिर जीरो, सही है, बढ़िया। अगर लाइन ऑफ मोशन पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल हो बेटा, तो क्या कहानी होगी, देखो तो क्या कहानी होगी। जैसे अगर मान लो m मास का पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या सिमिलर वे में नीचे आ रहा हो, ठीक है, तो इस एक्सिस का अबाउट लिखना था, इसका पार्टिकल ऊपर या नीचे जा रहा है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तुमने कहा सर जीरो होगा, तुमने कहा जीरो होगा। सर कैसे, भैया इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट मान लूंगा, किसी एक पॉइंट से इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, उसका पैरेलल कंपोनेंट लूंगा इसके अबाउट। तुम्हें पता है एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा एम आर क्रॉस वी। इसमें एक छोटी बात, आर क्रॉस वी का रिजल्ट इनटू एम इज एल। तो अगर कोई रिजल्ट आएगा वो आर के परपेंडिकुलर भी होगा एल, और वी के परपेंडिकुलर भी होगा, या मैं कह दूं कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा जिस प्लेन में आर और वी है, जिस प्लेन में आर और वी है। तो कोई पॉइंट ओ लेगा, इस पॉइंट से इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेगा आर क्रॉस वी तुम्हारी तरफ, और उसका पैरेलल कंपोनेंट एक्सिस, उसका पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा जीरो। एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बेटा जीरो, एक्सिस के अबाउट भी। इसके अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट कुछ आया बिल्कुल, एम आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, तो किधर आएगा इधर तुम्हारी तरफ।
आर और वी में जैसे ये कोई एंगल लिया तुमने थीटा, आर क्रॉस वी किया तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, लेकिन आएगा तुम्हारी तरफ। अब ये तो इस पॉइंट के अबाउट हुआ, एक्सिस के अबाउट क्या हुआ, इसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्सिस के पैरेलल को एंगल कितना रोटेट करना पड़ेगा 90, क्योंकि इस प्लेन से बाहर 90 डिग्री पे आएगा इसका, इस पॉइंट ओ का, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा 0। बढ़िया है, बढ़िया है। तो सर तीसरा केस क्या है बेटा, तीसरा केस क्यू लाइन्स बच गया बेटा तुम्हारे पास, और तुम्हें पता है तीसरे केस में कुछ ना कुछ तो आएगा। तुमने कहा अगर लाइन ऑफ मोशन एंड एक्सिस क्या हो, स्क्यू लाइन्स हो, क्या हो बेटा स्क्यू लाइन्स, तो क्या होगा। तुमने कहा ये कोई एक्सिस है और इधर ऐसे अंदर की तरफ कोई मास m v वेलोसिटी से जा रहा है, इस एक्सिस के बाद क्या ये स्क्यू लाइन्स है, बिल्कुल स्क्यू लाइन्स है, बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा, तुमने कहा कोई पॉइंट O लेता हूँ, उससे ये r वेक्टर, दिस इज r वेक्टर, अंदर की तरफ क्या है v वेक्टर, अंदर की तरफ क्या है v वेक्टर, ठीक। उस पॉइंट से मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा। तुमने कहा ये वर्टिकल लाइन और ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है, सेम कंसेप्ट है जो उधर लिखा है, मैं तो बस करके बता रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। आर वी अंदर की तरफ, आर और वी में एंगल कितना है 90, तो कितना आ जाएगा एम वी आर साइन थीटा, थीटा 90, तो कितना हो जाएगा बेटा ये एम वी आर, और आएगा किधर इधर, दिस इज अबाउट ओ, सही, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा थीटा, सो दिस इज आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, ये दूरी, दिस इज आर कोस थीटा, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा, नहीं गलत ले लिया मैंने भाई, ये आर कोस थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज आर कोस थीटा। ये दोनों क्या हुए, दिस इज 90 माइनस थीटा। तुमने कहा सर v और v अंदर की तरफ आर एस है, v अंदर की तरफ आर एस है, तो दोनों में 90 एंगल था, ये और ये क्या आएगा, ये आर वेक्टर, ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट हो। तुमने कहा आर क्रॉस वी करूंगा तो आर के परपेंडिकुलर भी मिलेगा और वी के परपेंडिकुलर भी मिलेगा, क्या लिख दिया यार मैंने, एल, आर इज परपेंडिकुलर टू वी थोड़े, एल इज परपेंडिकुलर टू वी, सही, आर इज परपेंडिकुलर टू एल एंड एल इज परपेंडिकुलर टू वी। जो एल आएगा वो आर के भी परपेंडिकुलर आएगा और जो एल आएगा वो वी के भी परपेंडिकुलर आएगा, बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। सुनो ध्यान से सर, ये एंगल तो मेरे हिसाब से 90 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आर क्रॉस वी करूंगा तो जो आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम वो आर के भी परपेंडिकुलर आएगा वी के भी, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा एल नोट का कोस थीटा, एल नोट का कोस थीटा। और एल नोट कितना है बेटा एम वी आर, एम वी आर, क्यों, क्योंकि एम वी आर साइन थीटा हुआ और साइन थीटा थीटा 90 डिग्री, तो एम वी आर इंटू कोस थीटा। सर कोस आर कोस थीटा तो ये आई, क्या मैं इसको कुछ नाम दे सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल दे सकता है, आर परपेंडिकुलर, तो एल अबाउट एक्सिस क्या होगा, एल अबाउट एक्सिस होगा बेटा एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर। दोबारा सुनेंगे, बेसिकली ये तो मैंने तुम्हें करा दिया, तुम डायरेक्ट कह सकते हो अब आप, जैसे टॉर्क में वैसे ही एम वी आर परपेंडिकुलर था, टॉर्क में उसका ऐसे तो आया था स्क्यू लाइंस में, मैं कितना फोर्स और परपेंडिकुलर दूरी, तो कितना मोमेंटम लीनियर इनटू परपेंडिकुलर दूरी, सही है। ये तो मैंने समझा दिया, ये बेसिकली सिमिलर तर्ज पे है जैसे हमने टॉर्क में निकाला, जैसे टॉर्क में निकाला था, सही, बस यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, इतना ही फर्क है। एक दो बार दोबारा देख लेना, ये मैंने वहाँ पे लिख दिया था आपको एल, ठीक है, इस पर एक सवाल करेंगे अभी, तो ये लिख दिया था मैंने वहाँ पे आर लिख दिया था, सॉरी, तो ये एल एंगुलर मोमेंटम वी के परपेंडिकुलर होगा और आर के परपेंडिकुलर होगा, जस्ट पीछे थोड़ा सा देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बेटा। चलो एक सवाल कर लेते हैं हम एंगुलर मोमेंटम पे, वो करेंगे सवाल एक्सिस नहीं, पॉइंट का कर लेते हैं, पॉइंट के अबाउट सवाल कर लेते हैं। तो पॉइंट के अबाउट सवाल करते हैं, थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम का आइडिया भी हो जाएगा तुम्हें। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बॉल है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक, वो बॉल गई ऐसे, ऑब्वियस, ठीक। इस बॉल का मास है बेटा m और हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम, फाइंड
एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ओ के अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, वेरी गुड। एंड व्हेन, कब जब पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। बढ़िया, ठीक, सुनना ध्यान से। मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, तो मैं इधर बनाता हूँ डायग्राम, देखो यहाँ से पार्टिकल गया, मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, लेट्स से दिस इज योर मैक्सिमम हाइट h, तो पार्टिकल होगा यहाँ पे। तुमने कहा कि सर एंगुलर मोमेंटम लिखना है ओ के अबाउट, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, सिर्फ एक्स एक्सिस की बचेगी, तभी तो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। यू से क्या था, थीटा एंगल पे था, दो कंपोनेंट होंगे, वाई जीरो हो जाएगा, तभी तो मैक्सिमम हाइट अचीव होगी। सर वेलोसिटी है, मास है m, वेलोसिटी है u कोस थीटा, तो हमें क्या लिखना है इसके अबाउट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट का इसके अबाउट क्या होगा, तुमने कहा L होगा mvr साइन थीटा, ये तो होगा मैग्नीट्यूड, पॉइंट हो गया अबाउट। अरे ये स्क्यू लाइन सॉल्व तो पॉइंट है, ये तो एक्सिस के अबाउट सोल्व कर रहे हैं, सॉरी एक्सिस के अबाउट थोड़ी सोल्व कर रहे हैं, पॉइंट के अबाउट सोल्व कर। क्या होता है एम वी आर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड एम वी कितनी है सर, वी तो यहाँ पे कितनी है यू कोस थीटा, आर कितना है सर, आर है आर कितना है, तुमने कहा सर आर साइन थीटा बोल रहे हो आप, सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आर साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर, मैंने कहा बिल्कुल, और आर परपेंडिकुलर क्या होगी, लाइन ऑफ मोशन, और जिस पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे हो उसको। बढ़िया है सर, ये क्या है एच, ये क्या है एच, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है एच, बढ़िया है, तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई एच, क्लियर है, बढ़िया। एम वी आर साइन थीटा या एम वी आर परपेंडिकुलर बोल दूँ, पॉइंट के अबाउट बेटा ये एक्सिस के अबाउट भी इतना ही आया था, ठीक है, अभी मैंने एक्सिस और पॉइंट दोनों पढ़ा दिए, कहीं कंफ्यूज हो रहा हो कि एक्सिस का तो नहीं लिख दिया सर आपने, ये सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एम यू कोस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, यू स्क्वेयर, मैक्सिमम हाइट कितना होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, थिंक ये होता है, चेक कर लेना बेटा, जो भी होती होगी वैल्यू वो पुट कर देना, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। एच मैक्स, सर डायरेक्शन तो आई नहीं बेटा, डायरेक्शन चेक करनी है, इस पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी है ये, तो ये ऐसे, व्हाट इज दिस, अंदर की तरफ इनवर्ड्स, अगर ये आई कैप है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अंदर की तरफ माइनस है के कैप, तो एम यू कोस थीटा इंटू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g इंटू माइनस के कैप, सही है सर, वो तो मैं वैसे करूँगा वेक्टर लिए, तो बेटा आर वेक्टर ड्रॉ कर, दिस इज योर आर वेक्टर, आर क्रॉस वी किधर आएगा अंदर की तरफ माइनस के कैप, सही है, सही है, ये क्लियर हुआ। आर साइन थीटा को मैंने आर परपेंडिकुलर कैसे लिख दिया था, पॉइंट हो गया बाबू, ठीक है। चलिए अगला सवाल इसी में देखते हैं बेटा, कब बताओ, जब कह रहा है पार्टिकल कहाँ हो, पार्टिकल is about to strike ground, is about to strike ground, पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला हो, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो मेरे बच्चे कह रहे हैं सर हमें पता है उसी वेलोसिटी से टकराएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे जाता हमें, और ग्राउंड के साथ उतने ही एंगल पे टकराएगा बेटा, थीटा एंगल, सही है, बढ़िया है। तो तुमने कहा दो वेलोसिटी आएंगी, यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा, किसी से भी सोल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एम वी आर परपेंडिकुलर से सोल्व करूँ सर, एम आर वी परपेंडिकुलर से, एल होता है एम आर वी परपेंडिकुलर या एम आर वी परपेंडिकुलर, दोनों पता है तुम्हें, दोनों पता है, तो मैं पहले सोल्व कर रहा हूँ इससे, एम आर वी परपेंडिकुलर, एम आर वी परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ये दूरी तो होगी आर, भाई जिस पॉइंट के अबाउट चेक करना है, ये होगी मेरे हिसाब से रेंज, एंड वी परपेंडिकुलर ओनली वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द आर, तो एल कितना हो जाएगा एम रेंज, एंड वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज यू साइन थीटा, रेंज का फॉर्मूला चेक कर सकते हो तुम, कितना होता है आई थिंक्स यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसा कुछ होता है, चेक कर लेना भाई, है ना।
इंटू यू साइन थीटा। तो ये रेंज के फॉर्मूले चेक कर लेना। ठीक सर, डायरेक्शन आर क्रॉस वी अंदर माइनस के क्या, ठीक, या तुम कह दो इस पॉइंट के अबाउट, तो ऐसे घूम जाएगा। सर इससे बताओ, मैंने कहा इससे जानना है, चलो सर वी इससे तो कर ही दिया, इससे अरे यार इससे सोल्व कर दिया, इससे बताना है मेरे को। चलो एम आर वी परपेंडिकुलर, दोनों सेम ही लिख दी क्या मैंने, एम आर वी परपेंडिकुलर या एम वी आर परपेंडिकुलर, दो फॉर्मूले होते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया मैंने, एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, बता भी नहीं रहे कि सर आपने वो लिख दिया। ये दोनों फॉर्मूले जस्ट 5-10 मिनट पहले ही समझाया मैंने। पॉइंट के अबाउट एम वी आर परपेंडिकुलर बोल दो या एम आर वी परपेंडिकुलर बोल दो या एम आर वी साइन थीटा बोल दो। तो आर परपेंडिकुलर क्या है, चेक कर लेते हैं। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर? तुमने कहा कि लाइन ऑफ मोशन, ये होगी लाइन ऑफ मोशन, इस पॉइंट पे तो ये दिस इज लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन पे जिस पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे हो वहां से परपेंडिकुलर दूरी, दिस इज परपेंडिकुलर। तुमने कहा ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90, ये 90 तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, बढ़िया है। ये आर तो ये कितना होगा, तुमने कहा परपेंडिकुलर दूरी तो ये होगी, तो एल हो जाएगा एम, वी कितनी होगी सर, वी होगी यू, इस केस में यू, यहाँ पे सही लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है, यू। आर परपेंडिकुलर होगी ये रेड वाली लाइन, दिस इज, तो ये आर है, ये आर कोस थीटा, तो ये हो जाएगी आर साइन थीटा। व्हाट इज दिस आर? दिस आर इज रेंज, एम यू, व्हाट इज रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू साइन थीटा। मेरे हिसाब से सेम ही आएगा, सेम ही आना था, सेम ही है, सही है, बढ़िया है बेटा। तो हमने दोनों सवाल किए। एक और करते, थोड़ी प्रैक्टिस सी हो रही है कि भाई एम वी आर परपेंडिकुलर, एम आर वी परपेंडिकुलर, अबाउट पॉइंट हो, एक्सिस के भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी इसका एक और छोटा सा सवाल और कर देते हैं। चलिए, इसी सवाल में भाई थोड़ी सी प्रोजेक्टाइल का रिवीजन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल सर आपने पढ़ रखा अच्छे से। चलिए, तीसरा सवाल कहता है बेटा, एट एनी टाइम टी, किसी भी समय टी पे, देखो बॉल को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से, बॉल गई ऐसे, किसी भी टाइम टी पे, लेट से यहाँ है, किसी भी टाइम टी पे बॉल की वेलोसिटी होगी बेटा कुछ भी, सही है, बॉल का कुछ एंगल भी होगा। लेट से इस तरफ जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी Vx और इस तरफ जो वेलोसिटी आएगी Vy, सही है। इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, सो दिस इज y एंड दिस इज x, सही है। किसी भी टाइम t पे इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। सर किसी भी टाइम t पे इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे बता सकता हूँ मैं, मास m है, लेंथ एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है, m r क्रॉस v। व्हाट इज r? r भाई जिस पॉइंट से तुम चेक कर रहे हो उस पॉइंट से कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर, सही है। तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चे बोल रहे होंगे r कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस, व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मैं बस थोड़ा सा ऐसे फील दिलाने के लिए सॉल्व करा रहा हूँ बेटा, सही है, बढ़िया है। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? चलो पहले इसको सोल्व ही कर लो ना, क्रॉस प्रोडक्ट को। आई कैप 0 आई थिंक, आई कैप जे कैप, आई क्रॉस जे के, तो आ जाएगा एक्स वी वाई के कैप, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस वाई वी एक्स के कैप, एंड ये हो गया 0, ठीक है। तो के कैप कॉमन ले लो, के कैप कॉमन बाहर आ गया। सर ये के कैप की तरफ है बेटा, तुम्हें पता नहीं है माइनस के कैप था, ठीक है, तो उसका माइनस अंदर रख लिया मैंने। अब मेरा एम है x लिखना, वी वाई लिखना, y लिखना और वी एक्स लिखना। ये चार चीज़ अगर मेरे को पता है तो मेरा सॉल्यूशन तो हो गया, आंसर तो आ गया। फिर x मेरे बच्चे कह रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये एंगल था थीटा, तो x हो जाएगा u कोस थीटा इंटू टी। किसी भी टाइम t पे x एक्सिस में रेंज कितनी कवर करेगा, y एक्सिस में रेंज कितनी करेगा किसी भी टाइम t पे, तो तुमने कहा y एक्सिस की वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, समझ रहे हो ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जी नीचे की तरफ
किसी भी टाइम टी पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी थी यू साइन थीटा टी, यू साइन थीटा शुरू में, किसी भी टाइम टी पे कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, एक्स एक्सिस के तो पूरे रास्ते ही वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में बदलती नहीं है सर, तो यू कोस थीटा। वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होगी सर, वाई एक्सिस में वेलोसिटी लिखनी है, हाँ लिख दे, यू प्लस 80 लिख दे, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, तो यू कितना है यू साइन थीटा प्लस ए मतलब माइनस जी इंटू टी। ये वैल्यू उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे सर, भाई ये उठाएंगे इसमें पुट कर देंगे, थोड़ा रिजोल्व कर देंगे, आंसर आ गया। ये बस प्रोजेक्टाइल मेन तो था, ये क्या लिख दिया मैंने, बस सही है। कैसे हम सवाल को देखना चाहिए हमें, तो इसको उठाएंगे यहाँ पुट कर देंगे बेटा। अच्छा एक अच्छी बात और है, ये टी अगर तुम्हें पता हो, जैसे पिछले 2 सवाल थे, पहले सवाल में तो जस्ट प्रोजेक्ट किया था, उससे मैक्सिमम हाइट पूछ लिया, मैक्सिमम हाइट का टाइम पुट करोगे तो इसको इसमें सबमिट करोगे, देन जो भी फॉर्मुलेशन तैयार होगा उसमें अगर तुम मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना होता है यू बाई जी, तो यू साइन थीटा बाई जी पुट करोगे तो वही आंसर आएगा जो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे हमने सोल्व किया है, सही है। सिमिलरली जब टकराएगा उसका दूसरे सवाल में क्या आता है टाइम 2u साइन थीटा बाई जी आता है आई थिंक, तो वो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 2u साइन थीटा बाई जी जहाँ भी टी रहेगा इसमें, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। मैं नहीं कहता इसको याद करना है, कुछ नहीं, बस मैंने तो रिलेट कराया है, ठीक है। और थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मुलेशन तैयार किया है हमने। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वही एम आर क्रॉस वी, एम आर वी साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा, उससे हमने टॉर्क अबाउट एन पॉइंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट लिखा, फिर वहीं से मैंने एक्सिस का कंसेप्ट भी सिखा दिया कि एक्सिस के अबाउट कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर मैंने पॉइंट ओ के अबाउट सवाल सोल्व करा दिया, उससे पहले कपल फोर्स वगैरह किए हमने, तो तुम अब अच्छे से टॉर्क के सवाल कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे सवाल कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम शुरू कर सकते हो, थोड़ा बहुत अभी और पढ़ना है हमें इसको, ठीक है। तो अच्छे से सवाल लगाओ और बढ़िया से पढ़ो और डाउट्स भेजते रहो बेटा, ठीक है। चलो आराम से करना, टिल देन बाय।